डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक कोशिश कर रहा हूं डीएससी पेपर को पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करके आपको कुछ हेल्प पहुंचाने का। मैं फिर से ये डिस्क्लेमर देता हूं कि मैंने इस पे काफी रिसर्च नहीं की है, मैं टाइम डिवोट नहीं कर पाया हूं और ये पॉसिबल भी नहीं है इतने सारे डीएससी पेपर। लेकिन आपके इतने रिक्वेस्ट पे और हेल्प करने की जो मेरी इच्छा है उसके चलते मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। थोड़ी बहुत भी यदि आपको फायदा हो तो ये एक वर्थ एक इंडेवर होगा। तो इस बार अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो मेरे कई स्टूडेंट इस इलेक्टिव को उन्होंने चुना होगा डीएससी में। तो पास्ट ईयर पेपर 3 साल के जो मुझे मिल पाए हैं, मैंने आपसे कहा था कुछ लोगों ने भेजा है, उसकी एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। गेस करना वो तो एक बहुत ही कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। सो लेट अस बिगिन फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ 3 ईयर। यदि हम सिलेबस देखें, जो मैं हमेशा कहता हूं सिलेबस को बहुत गौर से पढ़िए। यदि आपकी एग्जामिनेशन जैसा कुछ मेरे स्टूडेंट के एग्जामिनेशन 6th को है, फिर भी अभी काफी टाइम है, इसको ध्यान से पढ़िए। 3 यूनिट हैं। फर्स्ट है अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की जो है एक थ्योरेटिकल आधार है जिसके बेसिस पे आप फेमिनिज्म के की जो समस्याएं हैं उसको समझ सकते हैं। कैपिटलिज्म एक है जो क्लास एंटागोनिज्म से आती है। दूसरी जो है फैमिली में जो प्रॉपर्टी का रिलेशन है, जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का या प्रॉपर्टी के मैनेज करने का, वो पैट्रियार्की है। तो पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म ये मेन है। इसके अलावा रेसिज्म भी है, इसके अलावा कास्ट भी आ जाती है। जैसे दलित वुमेन की अलग प्रॉब्लम है, ब्लैक वुमेन की अलग प्रॉब्लम है जो रेस से रिलेटेड है। तो कई सारे लेयर्स हैं। जो वुमेन की जो समस्याएं हैं उसमें उसमें पैट्रियार्की एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो यूनिट है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ये एक तरह से थ्योराइजेशन है, मतलब फेमिनिस्ट थ्योरी जिसको आप कह सकते हैं। इसी में आती है लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल फेमिनिज्म एंड न्यू फेमिनिस्ट स्ट्रैंड जो अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में है। तो और पैट्रियार्की और फेमिनिज्म का क्या रिलेशन है, सेक्स जेंडर का क्या नाता है, और कैसे दोनों की जो है एक वर्सेस बनता है, सेक्स वर्सेस जेंडर, वो सब इसमें आते हैं। बायोलॉजिकल वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो वेस्ट में ओरिजिनेट कैसे करती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, कैसे वो लड़ती है अपने राइट्स के लिए, खास करके वोटिंग राइट्स के लिए। ये सारी बातें हैं। एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी है फेमिनिस्ट मूवमेंट का, या हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन या फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, मैं इस पे बहुत डिटेल में मैंने भी कोई खास पढ़ाई नहीं की है। द इंडियन एक्सपीरियंस में आपको ये पूछा जा रहा है कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे कॉलोनियल टाइम में, जो जैसे राजा राम मोहन रॉय ने किए थे विलियम बेंटिंग के साथ, मतलब हेल्प लेकर के, उस समय से लेकर के, और फिर कैसे जो है आर्य समाज ने भी किया, ब्रह्म समाज ने, तो वो तो राजा राम मोहन रॉय की ही थी, और कैसे रामकृष्ण मिशन ने भी वुमेन के लिए काफी कुछ किया है, साउथ में भी काफी हुए हैं। और फिर महाराष्ट्र पुणे में गोविंद रानाडे एंड अदर्स जो हैं, इवन तिलक जी भी अपने तरीके से, और कार्वे एंड अदर्स, जितने भी सोशल रिफॉर्मर रहे हैं महाराष्ट्र बेस, उन्होंने जो है वुमेन के एजुकेशन के लिए, उनको राइट्स दिलाने के लिए, उनको एक तरह से हक जो उनको हो सकता है फैमिली में भी और पब्लिक लाइफ में भी, लेकिन ज्यादा बेस जो है एजुकेशन पे ज्यादा रहा है। और जो कुरीतियां हैं, लाइक सती प्रथा से लेके पर्दा प्रथा, बाल विवाह, और वो विडो को मतलब विधवा विवाह, इन सब के ऊपर में ज्यादा फोकस जो है रहा है इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, खास करके वुमेन के लिए। तो ये सब आपको पढ़नी है। वुमेन का जो रोल रहा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, सरोजनी नायडू जैसे और भी काफी लोग मिल करके आगे आए, तो उनका कैसे रोल रहा, गांधी जी ने उसमें क्या रोल अदा किया वुमेन को लाने में और आगे बढ़ाने में, ये सब चीजों को आपको जानना है। देन फैमिली का जो कंटेम्प्रेरी टाइम में जो स्ट्रक्चर है, और उसमें कैसे फेमिनिज्म आती है पिक्चर में, कैसे पैट्रियार्कल फैमिली इंडिया में ज्यादा है, मैट्रिलिनियल प्रैक्टिसेस बहुत कम फैमिली में मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का ओनरशिप मेल के पास होता है और मेल से मेल को ट्रांसफर होता है, उसमें कैसे वुमेन दब जाती हैं और कैसे वो इकोनॉमिक अपनी जो वजूद है वो खो देती हैं, वो डिपेंडेंट मेल पे हो जाती हैं, क्योंकि उनको कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ना तो रखने दिया जाता है, ना इनहेरिट करने दिया जाता है अपने बेटियों को। तो ये एक इशू जो है उसमें। इसके अलावा घर में जो
उनके जो ड्यूटी हैं, जिसको सोशल रिप्रोडक्शन या सोशल प्रोडक्शन कह सकते हैं, वो घर के जो काम करते हैं, बच्चे पैदा करती हैं, बच्चों को पालती हैं, तो ये तो एक तरह से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और घर का हाउस होल्ड का काम करती हैं, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, घर का मेंडिंग करना, घर को ठीक से मैनेज करना, खाना बनाना। लेकिन उन सब का उनको कोई जो है ना तो वैल्यू मिलता है, ना कोई पैसे मिलते हैं, ना ही वो नेशनल इकोनॉमी में जोड़ी जाती है। वो एक तरह से इनविजिबल छिपा हुआ वर्क हो जाता है, जो आपके जीडीपी में इवन काउंट तक नहीं होती है। तो ना तो उनको आप पे करते हैं, ना काउंट करते हैं, तो वो वर्क ही जो है इनविजिबल हो जाता है, छिप जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी औरतों को काफी नीचे ले जाती है। उनको कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसी सब पे आपको कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, लेट अस सी नाउ। इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें, कुछ जो कोर फेमिनिस्ट थॉट हैं वो जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। फर्स्ट है कि सेक्स और जेंडर, इन दोनों को फेमिनिस्ट थ्योरी में अलग तरीके से देखा जाता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। जनरली दो सेक्स, और भी सेक्सेस हो सकते हैं, अब तो सेक्सेस मल्टीपल माने जाते हैं, लेकिन दो यदि डोमिनेंट सेक्स देखें तो मेल और फीमेल हैं। वो तो ठीक है, बायोलॉजी से लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम कैसे एक्स 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 वाई, ये सब सारी चीजों पे अब जो है काफी ये हो चुकी है, खोज हो चुकी है साइंस के द्वारा कि सेक्स एक बायोलॉजिकल इवेंट है। मतलब कौन बच्चा मर्द बनता है, औरत बनता है, बायोलॉजिकली ये जो है एक तरह का चांस है। तो वो जो है सेक्स तो एक बायोलॉजिकल है। अब बायोलॉजी होगी तो दोनों के अलग अलग फिजियोलॉजी होगी, बॉडी शेप होगा, अलग तरीके से उसमें हार्मोन्स होंगे, ये सब जो है ठीक है, वो डिफरेंस है। डिफरेंस होने से कोई नीचे या ऊपर हो जाए, ये एक अजीब बात है। या जो डिफरेंस होने से बॉडी में और उसके फिजियोलॉजी में उसका सोशल जो स्टेटस है वो डिटरमिन होने लगे, उसका सोशल रोल डिटरमिन होने लगे, उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, पहनना है, किस तरह से जो है वो रिलेट करेगी फैमिली में, सोसाइटी में, उसके प्रॉपर्टी राइट क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगे, ये सारी चीजें जब वो डिटरमिन करने लगता है उसका सेक्स, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है और वोमेन को नीचे ले जाती है। तो औरतों का कहना है कि सेक्स बायोलॉजिकल है, मतलब फेमिनिस्ट का कहना है, और मतलब जो फेमिनिज्म की जो थ्योरी है। लेकिन जो जेंडर है, जिसको हम बोलते हैं कि मैन एंड वुमेन जो है, मेल फीमेल मान लीजिए वो सेक्स है, बायोलॉजिकल है, लेकिन जो जेंडर जो है वो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। जो सेमन डिवेवर ने कहा था कि वुमेन जो है वो पैदा नहीं होती हैं, वो बनाई जाती हैं, दे आर मेड। मतलब कि आप जो है एक फीमेल सेक्स को एक सोशल कस्टम, प्रैक्टिस, नॉर्म और वैल्यू सिस्टम से उसको आप एक तरह सोशलाइज करते हैं बच्चियों को, कि इस तरह से तुमको बिहेव करना है, ऐसे मुंह पे हाथ रख लेनी है, हंसना नहीं है, तुम्हें मतलब कि मेल जैसे बिहेव नहीं करना है, तुम्हें जो है इस तरह से खाना पकाने में ज्यादा अभिरुचि रखनी है, या तुम्हें घर के बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहने, और कई तमाम तरह के जो उन पे बंदिशें लगाई जाती हैं। इस तरह से उनको बड़ा किया जाता है कि उनकी जो पूरी कॉन्सियसनेस होती है वो मेल से अलग हो जाती है और दबी हुई हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, इसको जेंडर रोल कहते हैं। मतलब आपने जो है उसको एक सोशली कंस्ट्रक्टेड जो है एक रोल दे दिया नाटक करने के लिए कि तुम ये रोल करोगे। अब ये फेमिनिस्ट कहती है ये इनजस्टिस है, क्योंकि आपने जो मेल सेक्स था उसको सब अच्छे अच्छे रोल दिए कि तुम आर्मी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, खेती करो, मतलब जिसको इकोनॉमिक प्रोडक्शन कहते हैं वो करो, घर के लिए कमाओ, घर के लिए बाहर जाओ, और तुम मतलब फ्री लाइफ लीड करो, और तुम प्रॉपर्टी रखो भी, प्रॉपर्टी को तुम किसी भी तरह ट्रांसफर भी कर सकते हो अपने बेटे को। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे जेंडर रोल से छीन ली गई, जो वुमेन रोल है। तुम्हें घर में रहना है, खाना पकाना है, बच्चे पैदा करना है, चाइल्ड रेयर करनी है, घर मेंटेन करनी है, तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं रखना है, तुम बस मतलब सेवा करते चलो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, छोटा थोड़ा थोड़ा स्त्री धन है वो रखो। तो ये जो जेंडर इज ए सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, ये कोई नेचुरल नहीं है, और ये बनाया गया है
पैट्रियार्की का जो सिस्टम है जिसमें कि मेल जो है वो फैमिली का हेड होता है, वही प्रॉपर्टी ओनर होता है और वो अपनी इनहेरिट करता है अपने बच्चे को, उसके बच्चे से ऐसा चलता जाता है। उसमें जो डॉटर एंड मदर जो होती हैं वो प्रॉपर्टी लेस होती हैं, पावर लेस होती हैं, उनका कोई इकोनॉमिक वजूद नहीं होता है और उनका सोशल स्टेटस और फैमिलियल स्टेटस जो है वो मेल से नीचे रहता है। ये जो पैट्रियार्की की जो व्यवस्था है और जिसमें जेंडर मिल जाता है कि जेंडर का जो रोल है वो नीचे कर देता है, इन ये दोनों से वुमेन जो है एक तरह से दब जाती हैं। ये आपको ठीक ढंग से एक्सप्लेन करनी है। एक तरह का बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इसको कह सकते हैं कि बायोलॉजी आपके पूरे लाइफ को डिटरमिन कर देता है। देन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद फीमेल जेंडर वैल्यूड लेस, मतलब उनके साथ जितने एट्रीब्यूट हैं लाइक इमोशनल होना, सब्जेक्टिव होना, केयरिंग होना, इम्पैथी होनी, और बहुत ज्यादा जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होना, नर्चरिंग होना, तो ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको नीचे रखा जाएगा। और कम्पिटिटिव होना, इंटरप्राइजिंग होना, बलशाली होना और फोर्सफुल होना, ऑब्जेक्टिव होना, ये सारे जो हैं, जो इसको वैल्यू कहते हैं मैनली, उसको जो ऊपर रखना। तो मैनली जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको ऊपर रखना, जो फीमेल फैमिलियल या फीमेल एट्रीब्यूट्स हैं उसको नीचे रखना हायरार्की में, जिससे कि वुमेन जो जेंडर है उसको नीचा दिखाना कि तुम हर तरह से जो है नीचे हो एज फार एज मैनली एट्रीब्यूट्स आर कंसर्न। ये भी जो है एक प्रॉब्लमेटिक फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मानी जाती है। देन जो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो घर में होता है कि मैन बाहर जाकर के इकोनॉमिक प्रोडक्शन करेगा और वुमेन जो है घर में सोशल रिप्रोडक्शन करेगी, मतलब बच्चे पैदा करेगी, चाइल्ड रियर करेगी, घर को मेंड करेगी, कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी और घर को ठीक ठाक रखेगी। लेकिन उसके लिए ना तो उनको कोई पैसे मिलेंगे, ना ही वो जीडीपी में काउंट होगा, ना ही गवर्नमेंट उसको किसी तरह से उसको फैसिलिटेट करेगी, ना ही फैमिली फैसिलिटेट करेगी। तो ये जो इनविजिबिलिटी उनके वर्क का हो जाता है और वैल्यूलेसनेस हो जाती है, वो और वुमेन को नीचे दबाती है। तो आप कितने तरीके समझ रहे हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरी में वुमेन को नीचे दबाने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं, एक तो पैट्रियार्की का हो गया, एक है जेंडर जो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, और तीसरा आप कह सकते हैं कि जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वुमेन के उनको नीचे मेल से रखा जाता है, और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो किस तरह से की गई है जिससे कि वुमेन हमेशा दबी रहें। इसके अलावा कहना है फेमिनिस्ट थ्योरी में कि और भी जो सोशल स्ट्रक्चर हैं लाइक कैपिटलिज्म है, लाइक चर्च या इवन रिलीजन, इवन हिंदू रिलीजन में भी आपने देखा पंडिता रमाबाई कैसे रिवोल्ट करती हैं कि हिंदू रिलीजन वुमेन को दबाने के लिए बना है। और इवन आर्मी, स्टेट, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी जो आप सोशल स्ट्रक्चर सोच सकते हैं वो मैन डोमिनेटेड है, मैन के लिए बने हैं, मैन के हित के लिए बने हैं, और उन सब में वुमेन का एक तरह से इंट्री बैरियर है। यदि इंट्री है भी तो उनको दोयम दर्जे में रखा जाता है, वैल्यू कम दी जाती है, और इन सब स्ट्रक्चर के थ्रू वुमेन को सप्रेस किया जाता है। और इनका ये कहना है कि इन सब स्ट्रक्चर को जो है फिर से रीफॉर्मुलेट करना है, रीस्ट्रक्चर करनी है, इसको ओवरटर्न करनी है, और वुमेन को वो दर्जा दिलाना है जो उनका हक है, जो कि इक्वल मैन के बराबर हैं, किसी भी तरीके से वो कमतर नहीं है। तो ये कोर फेमिनिस्ट थॉट है। यदि हम डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म देखें, ये आपको सिलेबस में भी है। लिबरल, आपको पता है कि फर्स्ट जो मूवमेंट शुरू हुई, इसको फर्स्ट वेव भी कह सकते हैं, वो था जो लिबरलिज्म की जो वुमेन विंग आप कह लीजिए एक तरीके से, जिसमें कि ये आता है कि ठीक है, देयर इज ए डाइकोटमी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब प्राइवेट स्फेयर, फैमिली, मैरिज, ये सब जो है प्राइवेट, इवन मार्केट भी, और जो पॉलिटिकल या जो पब्लिक स्फेयर है वो अलग है। लेकिन उसमें पब्लिक स्फेयर में वुमेन को मैन के बराबर दर्जा दिया जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, जो जो राइट्स मैन को मिलते हैं पब्लिक स्फेयर पे वो मिले, वोट की राइट मिले, पॉलिटिकल ऑफिसेज में जाने का मिले। लेकिन जो ओवर आर्किंग जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो पैट्रियार्की से डिसाइड होता है, या इवन कैपिटलिज्म है, या आपने देखा चर्च, रिलीजियन या अदर्स जो हैं, गवर्नमेंट, स्टेट, उसको कोई ओवरटर्न करने की बात इसमें नहीं थी, बस इक्वल राइट्स की बात थी पब्लिक स्फेयर पॉलिटिकल में। लेकिन जब रेडिकल फेमिनिज्म आता है, इसको सेकेंड वेव फेमिनिज्म भी कह सकते हैं, जो कि सिमोन डे वीवर इन सब से शुरू होती है,
तो वहां पे ये आ गई कि पैट्रियार्की जो है वो रूट कॉज है वुमेन मिजरी का। मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि मैन से मैन को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और मैन ही प्रॉपर्टी का एक तरह से ओनर होता है, रखवाला होता है। वुमेन को उससे वंचित कर दिया जाता है, इकोनॉमिक राइट्स उसके छीन लिए जाते हैं। इकोनॉमिक राइट्स छीन लिए गए तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ उसका वुमेन का खत्म हो जाता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इसी से निकल के ये आता है कि पब्लिक और प्राइवेट का जो डाइकोटमी है, प्राइवेट मतलब फैमिली और मैरिज, और पब्लिक मतलब जो पब्लिक स्फेयर है, पॉलिटिक्स, उसमें जो फर्क किया गया है उसको रेडिकल फेमिनिज्म काटती है। वो पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा देती हैं। उनका इसका मायने क्या है कि जो फैमिली में जो कुछ होता है वो भी पॉलिटिक्स है। पहला तो मायने ये है, फैमिली में लॉट ऑफ पॉलिटिक्स चलता है, क्योंकि इंटरेस्ट और पावर जहां होगा वही पॉलिटिक्स है। और फैमिली में इंटरेस्ट और पावर का मतलब खेल चलता है, आप कह सकते हैं गेम चलता है, और मैरिज में चलता है। तो इसलिए वहां पे पॉलिटिक्स है। इसके अलावा जो जो पॉलिटिकल स्फेयर है वो गाइडेड होता है फैमिली के की जो पॉलिटिक्स है उससे, जो है पब्लिक स्फेयर गाइडेड होता है। और पब्लिक स्फेयर में जो चीजें हो रही है, जो लॉ बन रहे हैं, जो रूल बनाए जा रहे हैं, या सोशल नॉर्म वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे जो है फैमिली की लाइफ अफेक्टेड होती है। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज पर्सनल, दोनों में घाल मेल है, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं किया सकता है। उस ग्लास वॉल को वो तोड़ते हैं, प्राइवेट और पॉलिटिकल, या पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, या पॉलिटिकल और पर्सनल के बीच में। रेडिकल फेमिनिज्म जो है क्वेश्चन करते हैं जो हेरार्किकल अरेंजमेंट है मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का, जो मैंने आपको बताया कि जो मस्कुलाइन जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट होना, फोर्सफुल होना, कम्पिटिटिव होना, ऑब्जेक्टिव होना, ये चीजों को, और फेमिनिस्ट में जो एम्पैथी होनी, नर्चर, केयर, इमोशनल, सब्जेक्टिव, इनको जो नीचे रखा जाता है उसको वो नकारते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव रोल है वुमेन का, उसको कोई वैल्यू जो नहीं दी जाती है, उसको वो एक तरह से कहते हैं कि उसको आप सोशलाइज कर लो, उसको एक तरह से पब्लिक बना दो। यदि आपको लगता है कि वुमेन को बच्चे पैदा करना और बच्चा पालना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वुमेन क्यों करे, आप मिल के कर लो, मैन मिल के कर लो, एक सोसाइटी बनाओ, उसमें क्रेचे खोलो और जो भी करो। तो इस टाइप की बातें रेडिकल फेमिनिज्म करती है। और वो सभी के बीच में जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड, सभी रेस, और भी जो कास्ट या कलर या अदर जो इंटरसेक्शनलिटी हो सकती है, उस तरह से ब्लैक वुमेन को लेना, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री में वुमेन को लेना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, उनको मिलकर यूनिवर्सल सिस्टरहुड, वुमेन कॉन्शियसनेस रेज करना, वुमेन के एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये सारी चीजें रेडिकल फेमिनिज्म से जुड़ी हुई हैं। देन सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एक अलग ही जो है स्ट्रैंड है। दोनों में थोड़ी बहुत फर्क है सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट में, लेकिन इसको एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जो मार्क्स के आइडिया से गाइडेड होते हैं, मार्क्स और एंगल के। और वहां पे ये माना जाता है कि क्लास एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो है वो रूट कॉज है, क्लास एंटागोनिज्म या क्लास स्ट्रगल या क्लास डोमिनेंस, एक्सप्लॉयटेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म, ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेन इशू है वुमेन का। तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है उसको वो लोग कैपिटलिस्ट या बॉर्जुआजीज फेमिनिज्म मानते हैं, जो कि लिमिटेड टू वाइट वुमेन है। तो जो पूरे दुनिया के अदर वुमेन के लिए उनका मानना है कि वो जो लिबरल फेमिनिज्म कोई काम नहीं आता है, वो वाइट वुमेन के लिए बनाया गया है, वाइट वुमेन के नजरिए से फेमिनिज्म को देखने की कोशिश है। तो वो एक वेज भी क्रिएट करते हैं, एक वेस्टर्न फेमिनिस्ट स्ट्रगल और अदर दुनिया के फेमिनिस्ट स्ट्रगल के बीच में। अब यदि हम लोग चैप्टर वाइज एनालाइज करने की कोशिश करें प्रीवियस ईयर 3 साल के पेपर को, तो कैसा दिखता है? पहला जो है जेंडर वर्सेस सेक्स डिबेट पे आपको क्वेश्चन है, 3 साल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। दो तो 2020 के ओबी हैं, एक सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 दोनों में ये पेपर है, इसलिए 2 पेपर मुझे मिल गए हैं इसमें। तो क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट थ्योरी। अभी जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, मैंने क्या कहा या आपने क्या पढ़ा है। सेक्स जो है बायोलॉजिकल होता है, जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है, कोई इसका नेचुरल बेसिस नहीं है। सेक्स जो है नेचुरल है, लेकिन उससे कोई डिफरेंस हो जाए, कोई ऊपर हो जाए, कोई नीचे हो जाए, या पर्टिकुलर सोशल रोल निभाने लगे, इसको नकारते हैं फेमिनिस्ट। तो यही जेंडर या सेक्स जेंडर डिबेट है। इसमें सिमन de Beauvoir का जो लाइन में दूसरी बार बोल रहा हूँ कि वुमेन आर नॉट बोर्न मेड, इसको याद रखिए, बहुत अच्छा है आपको समझने के लिए कि किस तरह से जेंडर के नोशन से हम वुमेन बनाते हैं, समाज वुमेन गढ़ता है। भगवान वुमेन नहीं बनाता, भगवान तो मेल फीमेल सेक्स बनाता है। आपने देखा है रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मर्दों से भी ज्यादा मर्द थी, और इसी तरह से कई जो मर्द होते हैं वो रोते रहते हैं, औरतों की तरह करते हैं। तो
कोई भी जो एट्रीब्यूट होता है ना, तो वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, वो बस एक आदमी का एट्रीब्यूट है। उसको दो कैटेगरी में बांट देना कि मैन ऐसा बिहेव करेंगे, मैन ये काम करेंगे, मैन के ये राइट्स होंगे, ये जेंडर रोल है। और जेंडर जब आप समाज में पैदा करते हैं तो आप डिवीजन करते हैं ऊपर और नीचे हायरार्की में, उसमें एक सेक्स को आप दबाते हैं, दूसरे सेक्स को ऊपर ले जाते हैं। ये फेमिनिस्ट लोगों का कहना है। 2020 में क्वेश्चन है व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर क्या है? जेंडर जो एक पर्टिकुलर सेक्स का जो सोशल रोल जो असाइन किया जाता है बाय सोशलाइजेशन, कल्चरल नॉर्म और कस्टम प्रैक्टिसेस से हजारों साल में, उसको हम जेंडर कहते हैं। तो मतलब जेंडर जो है वो सेक्स को जब हम एक पर्टिकुलर सोशल खांचे में ढालते हैं, गढ़ते हैं, तो वो जेंडर बनता है। हाउ डज द सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? तो सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर जबकि सोशलाइजेशन का नतीजा है। आप सोशलाइजेशन से, कल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉर्म, कस्टम से जो है आप गढ़ते हैं कि ये औरतों को ऐसे करना चाहिए, औरतों का ये रोल है, घर में ऐसे, बाहर में ऐसे, उनके ये राइट्स हैं, उनकी ये ड्यूटीज हैं, उनसे ये आशा नहीं की जाती है। इस तरह का जब आप गढ़ते हैं तो आप वुमेन बनाते हैं, ये जेंडर है। What is the role and significance of patriarchy in determining gender relation? पैट्रियार्की का जेंडर रिलेशन से काफी गहरा नाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंडियन फैमिली है, जो जो मॉडर्न टाइम में या जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट फैमिली है, जिसमें कि मोनोगेमस मैरिज होती है, मतलब कि एक बार आप शादी करते हैं, एक मेल फीमेल एक दूसरे के साथ, मतलब उनका, इसको आप कह सकते हैं कि मोनोपोली ऑफ सेक्स होता है। तो उस टाइप के जो मैरिज में जो है पैट्रियार्की फैमिली में कैसे देखिए जेंडर रोल आता है। वहां पे सारी जो फैमिली एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिव यूनिट बन जाती है और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। वहां पे वुमेन जो है वो इनविजिबल वर्क करती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पालती है, घर को मेंटेन करती है, कपड़े धोती है, और जितना भी आप समझ सकते हैं हाउस होल्ड का काम करती हैं जो इनविजिबल है। और उसी के चलते, चूंकि वो लेबर पैदा करती है, बच्चे पैदा, मेल फीमेल, उसी के चलते जो है वो सारा वो घर अर्न करता है, सब जॉब करें या कोई फैक्ट्री चलाएं, लेकिन वुमेन को वो सारे जो पैसे अर्न होते हैं या कैपिटल, ना तो उसको रखने दिया जाता है, ना उसको इनहेरिट करने दिया जाता है अपनी बेटियों को। तो वो केवल जो है सेवा करने वाली बन के रह जाती है। तो उसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। उस घर का जो मुखिया होता है एक मेल होता है, सारे पैसे जो होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं, और उसके मरने के बाद या बूढ़े होने के बाद वो जो ट्रांसफर होता है उसके हीयर को होता है, जो अगेन मेल होता है। ये पैट्रियार्की है। तो पैट्रियार्की केवल इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं है, ये पूरा पूरा फैमिली में मेल का वर्चस्व होता है, और सारी जो फैमिली की रूल निकलती हैं वो उसी से निकलती हैं कि पैट्रियार्कल फैमिली है तो वो वुमेन को उसमें नीचे का दर्जा होगा, उसकी सोशल स्टेटस ही नीचे हो जाती है। वो लगभग घर में सर्वेंट से थोड़ी सी ऊपर बस होती है, एक तरह का हेड सर्वेंट जैसी उसकी हो जाती है। तो पैट्रियार्की और जेंडर रिलेशन का बहुत गहरा नाता है। इसलिए फेमिनिस्ट, जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, वो पैट्रियार्की को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानती हैं। जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं वो पैट्रियार्की के साथ साथ जो है वो कैपिटलिज्म को मानती है, मतलब क्लास एंटागोनिज्म को। और मार्क्सिस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो मानते हैं क्लास एंटागोनिज्म और कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने दुश्मन मानते हैं, ना कि पैट्रियार्की को उस तरह से। देन थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन द सेंट्रलिटी ऑफ सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन इन फेमिनिस्ट थ्योरी। ये और ये क्वेश्चन तो एक ही है, मतलब कि सेक्स और जेंडर डिस्टिंक्शन जो है वो कोर थॉट है फेमिनिस्ट का। उनका कहना है कि एक बार यदि हम इसको टैकल कर लेना कि सेक्स नेचुरल है, जेंडर सोशल है। सेक्स जो है वो डिफरेंस पैदा करता है जिसमें कोई इशू नहीं है, मैन फीमेल अलग, मेल और फीमेल अलग अलग चीज हैं, भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है। लेकिन इससे कोई ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, और इससे जो है किसी का सोशल वर्क एक जैसा होगा, दूसरे का दूसरे जैसा होगा। एक कोई जो है संपत्ति रखेगा, घर का मुखिया होगा, और दूसरा नहीं रखेगा। एक घर में कैद रहेगा और दूसरा घर के बाहर रहेगा। एक का इकोनॉमिक वजूद होगा, एक का नहीं होगा। एक विजिबल वर्क करेगा, दूसरा इनविजिबल वर्क करेगा। एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन करेगा, दूसरा सोशल रिप्रोडक्शन करेगा। ये गलत है। ये इनका कहना है कि सेक्स जेंडर में ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। इस बार भी मुझे लगता है कि आपको सेम लाइन पे क्वेश्चन आएगा, सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट पे ही क्वेश्चन रहेगा, जैसा मुझे लगता है।
अब यदि दूसरा लें, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, न्यू फेमिनिस्ट स्कूल, तो इसमें आप क्वेश्चन देखें तो 2020 के सेमेस्टर 5 में है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैट्रियार्की। तो यहाँ पे देखिए कि पैट्रियार्की का जो वैसे तो मीनिंग जो है एक ही है कि पैट्रियार्की में कैसे फादर से सन को जो है ट्रांसफर होता है, कैसे मुखिया जो घर का होता है वो मेल होता है, और कैसे सारी इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो मेल के द्वारा की जाती है, और सारा कैपिटल जो है घर का वो मेल मैनेज करता है। तो यदि आप घर को एक हाउस होल्ड को इकोनॉमिक यूनिट माने तो वो सारा कुछ जो है वो मेल चलाता है। वुमेन का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उसमें नहीं होता है, वुमेन ना तो प्रॉपर्टी रख सकती है ना ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, तो इससे उसका सोशल स्टेटस भी फैमिली में कम हो जाता है। लेकिन मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो एक बहुत अलग तरीके से पैट्रियार्की को देखते हैं, वो कैपिटलिज्म से उसको जोड़ते हैं। उनका मानना है कि जो पैट्रियार्की जो है वो कैपिटलिस्ट फैमिली का एक एट्रीब्यूट है, फीचर है, जो मोनोगेमस मैरिज एंड पैट्रियार्की। और उनका कहना है कि पैट्रियार्की शुरू ही की गई कि जो जो फैमिली है वो एक कैपिटलिस्ट यूनिट बनती है। मतलब कैपिटलिस्ट यूनिट मतलब ये है कि वो एक कैपिटल को मैनेज करने वाली एक हाउस होल्ड जो है वो बन जाती है, एक इकाई बन जाती है, और उसी को सबको मिला करके जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनता है। तो पैट्रियार्की को वो कैपिटलिज्म से जोड़ते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं, और क्लास ऑपरेशन से इसको जोड़ते हैं। तो इसको आप डिटेल में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लीजिए। पर्सनल इज पॉलिटिकल, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। ये तो मैंने कितनी बार आपको पिछले 3 सालों में बताया होगा। सिमोन डी वेबर एंड अदर्स, ऐसे ये नारा किसने दिया है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया है, नेम आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन सिमोन डी वेबर एंड अदर्स ने जो है, कैट मिलेट एंड मेनी अदर्स जो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने इस नारे को यूज किया, पर्सनल इज पॉलिटिकल को। इसका मायने मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया, देख लीजिए। ये सेकेंड ओबीए क्वेश्चन जो सेमेस्टर 6 में पूछा गया था। अब पास्ट ईयर पेपर यदि हम देखें तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कस लिबरल फेमिनिज्म, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन द वेस्ट। बहुत ही रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। मैरी वोल्स्ट्रक्राफ्ट को याद कीजिए, वहां से शुरुआत होकर के एक लंबा सिलसिला है। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड इवन रूसो को भी आप लिबरल फेमिनिस्ट मान सकते हैं। तो लिबरल फेमिनिज्म की एक बहुत लंबी परंपरा है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि वो इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड पब्लिक स्पेस में वुमेन को मेल के बराबर मिले। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लाइक पैट्रियार्की हो चाहे अदर्स हो, उसको ओवरटर्न करने की बात वो नहीं करते हैं। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है, एनालाइज द रेडिकल फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है। तो पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन मतलब पर्सनल इज पॉलिटिकल, उसी को एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे वो जो है डायकोटमी जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की है, उसको तोड़ने की बात करते हैं। इस पे मैंने काफी आपको बता दिया है। इससे पहले कि ये स्लाइड को शुरू करें, पिछले स्लाइड में मुझे आपको कहना चाहिए था कि यदि आप क्वेश्चन देखें ये लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड अदर जो स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म से है, तो आपको कोई छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी इस साल पूछा जा सकता है। आपको हो सकता है लिबरल पूछे या सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट पूछे या रेडिकल पूछे, तो चारों थोड़ा सा पढ़ लीजिए। History of Feminism, Women's Participation in Anti-Colonial and National Liberation Movement with Special Focus on India। ये तो मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ, अब इसी को देखिए कैसे क्वेश्चन बना दिया जाता है। OB1 में क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन सफरेज मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। तो वोट के लिए, वुमेन वोट के लिए आपको पता है एक लंबी लड़ाई करनी पड़ी है वुमेन को। इवन इंग्लैंड अमेरिका में 1920s में जाकर के मिली, इवन स्विट्जरलैंड में तो 1971 में जाके मिला। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी लंबी लड़ाई है। तो उसके बारे में यदि आपने पढ़ा हो, ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, कहीं से आप पढ़ लीजिए। डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए और इंग्लैंड में तो जन्म भी हुआ है, आपको बताया मैरी वोल्स्ट्रनक्राफ्ट, और वहां पे भी जो और भी फेमिनिस्ट हैं अमेरिका में, तो उनकी एक हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। ये एक तरह से हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट है जस्ट। देन तीसरा क्वेश्चन है, इवेलुएट वुमेन्स रोल एंड पार्टिसिपेशन इन द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया। इसके लिए आप ये वाला इग्नू का मटेरियल देखिए, बहुत अच्छा है। इसको आप कॉपी, इसको सीधा क्लिक नहीं कीजिएगा, इसको कॉपी पेस्ट करके आप गूगल में डालिए, आपको आ जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में कैसे इंडियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, उसके क्या फॉर्म थे, क्या फीचर्स थे और क्या उसके नतीजे हुए। इसके अलावा जो इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों, और उससे वुमेन की कंडीशन में क्या सुधार हुआ है, जो कि अगले बार पूछा गया, उसमें भी इस पे काफी अच्छा मटेरियल दिया गया है। द इंडियन एक्सपीरियंस, इंडियन फैमिली प्रॉपर्टी राइट टू वुमेन। जैसा मैंने आपको बोला कि इंडिया में
अधिकतर जो फैमिली है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट में और साउथ के कुछ नायर को छोड़ दें और मिथिला के कुछ जगह पे, तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्या होता है, जिसमें कि प्रॉपर्टी जो है वो मदर से डॉटर को ट्रांसफर होती है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ, मतलब इसको ऐसे कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है वो मामा से भांजे को ट्रांसफर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब जो इवन मैट्रिलिनियल सोसाइटी में भी प्रॉपर्टी वुमेन को नहीं रखने दिया जाता है। वहां पे फादर से सन के बजाय जो है मैटरनल अंकल से, मतलब मामा से जो है भांजे को ट्रांसफर होता है। ये एक अलग कहानी है कैसा क्यों होता है, बट एक लाइन में समझ लीजिए कि मैट्रिलिनियल फैमिली में ऑफ कोर्स वुमेन को काफी सोशल दर्जा उसका हाई होता है, बच्चे को उसके माँ के नाम से जाना जाता है, वुमेन घर के बाहर भी निकलती हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा अच्छा है पैट्रिलिनियल से। लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी उनको हैंडल करने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि मदर से डॉटर को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मदर के नाम पे उसका भाई उस प्रॉपर्टी को देखता है, और डॉटर नहीं, उसका जो सन होता है वुमेन का, मतलब वो उस प्रॉपर्टी को देखता है, तो वहां ट्रांसफर होती है, और फिर इस तरह से मामा से भांजे को अगले जनरेशन में चली जाती है। तो ये मैट्रिलिनियल। लेकिन जो पूरा इंडिया जो है पैट्रिलिनियल है, वहां पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हर घर में जो फादर होता है वही प्रमुख होता है, मुखिया होता है, पूरे प्रॉपर्टी को वही रखवाला होता है। वुमेन को कुछ दे दे स्त्री धन के नाम पे थोड़े बहुत जेब खर्च के लिए तो अलग बात है, लेकिन वुमेन का ना तो रोल होता है, ना ही इकोनॉमिक डिसीजन वो ले पाती हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा जमीन का टुकड़ा खरीदना, तो वुमेन से सबसे लास्ट में पूछा जाता है। घर के मेल जो होते हैं और घर का जो मुखिया मेल होता है वो मिलकर डिसाइड करते हैं, या जमीन खरीदना है, बेचना है, गाय खरीदना है, बेचना है, या बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें रोल उनका नहीं होता है। प्रॉपर्टी राइट का तो कोई बात ही नहीं उठती है। लेकिन ये सारी चीजें बदल गई इन हिंदू सक्सेशन एक्ट बदलने से। जो प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस की राइट अब बदल चुकी है, वुमेन को इक्वल दर्जा दिया गया। चाहे तो वो अपने भाइयों को बराबर ले सकते हैं, लेकिन सोशल कस्टम कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं कि कोई भी वुमेन इसको नहीं एग्जर्ट कर पाती है या एजर्ट कर पाती है। वो ये नहीं आवाज उठा पाती है कि एज पर रूल हमें जो है प्रॉपर्टी का मिले। अभी भी मिलता है नहीं, एक्चुअल हिंदू फैमिली में मिलता नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाबोरेट ऑन फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ वेस्ट इंडियन फैमिली विथ स्पेशल रेफरेंस टू प्रॉपर्टी राइट। तो इंडियन फैमिली अधिक से अधिक पैट्रियार्किकल है, जहां पे प्रॉपर्टी राइट जो है मेल टू सन में, मेल टू मेल ट्रांसफर होती है, जनरेशन टू जनरेशन। वुमेन को राइट्स नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, प्रॉपर्टी राइट नहीं है। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, वो दी गई है। तो क्रिटिकली एग्जामिन द रिसेंट डिबेट्स ऑन प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन विद इन फैमिली। तो रिसेंट डिबेट तो यही है कि उनको मिलना चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक डिबेट जो है वो चल रहा है। हाउ हैव दिस डिबेट अफेक्टेड वुमेन्स पोजीशन इन द फैमिली। ऑफ कोर्स जो है उससे वुमेन की पोजीशन ऊपर हुई है, और अब भी एक नया बहाव चल रहा है जो आपको आंसर में लिखना चाहिए। जब से वुमेन अधिक से अधिक वर्क फोर्स में ज्वाइन कर रही है, और अब तो ऐसा दिख रहा है कि मिडिल क्लास में एटलीस्ट, पहले देखिए लोअर क्लास में जो बहुत गरीब परिवार था, उसमें तो औरतें जो है काम करती ही थी, और जो वेरी अपर क्लास था, जो रिच था, उसमें भी औरतें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी, काम करती थी। केवल मिडिल क्लास में प्रॉब्लम थी, लोअर मिडिल क्लास में। अब यहाँ भी औरतें घर के बाहर निकल के ऑलमोस्ट हर फैमिली में वुमेन जो है वो एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट एंड सब कुछ, लॉयर, सब बन रही हैं। तो वहां पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमेन की एकदम हो जाती है, और वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। अधिकतर वुमेन अपनी सैलरी एंड अदर का जो है खुद हिसाब किताब रखती हैं, हस्बैंड से अलग रखती हैं, उसको वो जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हैं, अपना घर खरीदती हैं, अपना कार खरीदती हैं। तो अब जो है वुमेन की स्टेटस एज फार एज फैमिली में आप देखा जाए तो बहुत इक्वल हो गई है, ऊपर हो गई है एक तरह से, और काफी वो जो है एजर्ट भी करते हैं, इंजॉय करते हैं विस विस मैन इन फैमिली, वो इक्वलिटी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक उनकी जो ताकत बढ़ी है, बिकॉज की वो वर्क फोर्स में आ गई हैं। लेकिन उससे उनका जेंडर रोल जो है वो ऐसा नहीं है खत्म हो गया है। इससे ये नहीं हुआ है कि वो बच्चे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बच्चे पालेंगे नहीं, घर में काम नहीं करेंगी, और घर का जो मेंड नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स वो मेड सर्वेंट अदर रख करके थोड़ी बहुत वो अपने को करती हैं, लेकिन इसमें बहुत कोई रोल हस्बैंड का अभी भी या मेल का नहीं मिलता है। ये एक इशू अभी भी बनी हुई है। लास्ट देखें, द इंडियन एक्सपीरियंस, सोशल रिफॉर्म एंड वुमेन्स मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स वर्क एंड लेबर। इसमें मैंने जो आपको इग्नू का दिया है वो पढ़िए, वुमेन्स मूवमेंट, और उसके बारे में काफी अच्छी दी गई है। देन तो दूसरा मैंने शुरू में ही जो डिस्कस किया था, विजिबल वर्सेस इनविजिबल लेबर, उस पर काफी सारे क्वेश्चन। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन।
इसमें दो दो क्वेश्चन हैं, सारे तीनों साल के क्वेश्चन में। फर्स्ट पेपर में यदि आप देखें ओबी में, तो एनालाइज द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। यहाँ इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो मेरे दिमाग में आती है कि आजादी के पहले तो बहुत कुछ हुआ, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म करवाई, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और प्रॉपर्टी के राइट्स, इन सब देने की भी बात हुई। एजुकेशन पे बहुत काम हुआ, पुणे में रानाडे जी ने, कार्वे ने विधवा विवाह पे बहुत काम किया। ये सारी चीजें तो हुई। इवन विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के थ्रू जो वुमेन एजुकेशन पे काफी अपलिफ्टमेंट पे काम किया। आर्य समाज ने काफी काम किया वुमेन के, काफी सारी जो कुरीतियां थी, जो जो सोशल इविल्स थे उससे जुड़े हुए, सती तो बहुत ही खराब, लेकिन उससे उसी तरह की जैसे कि बाल विवाह या विधवा विवाह नहीं अलाउ करना, उस टाइप की जो चीजें थी, पर्दा प्रथा, उन सबको खत्म करने में तो हुआ। लेकिन आजादी के बाद मुझे बहुत कोई याद नहीं आता कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट वुमेन के लिए हुआ हो, क्योंकि यहाँ वोटिंग राइट तो एक झटके में मिल गई। प्रॉपर्टी राइट के लिए ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी राइट दी गई। इसके अलावा यदि आप देखें तो रेप को लेकर के काफी मूवमेंट हुई, निर्भया मूवमेंट हुई, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं, चिपको जिसमें कि औरतें आगे आई, एंटी जिसको नशाबंदी बोलते हैं, शराब, उसके में अरक एंड अदर जगह पे जो है शराब बंदी के लिए वुमेन रोड पे आई हैं, गुलाबी गैंग एंड इस तरह की जो है पिंजड़ा तोड़ो, मतलब वुमेन को अलग ढंग से देखने का, फ्रीडम मिलने का, इन सब पे भी हुआ है। ट्रिपल तलाक पे भी मुस्लिम वुमेन भी आई हैं सड़कों पे, इस तरह की चीजें हुई। इवन सीए के लिए वुमेन काफी ज्यादा आ गई, वो भी एक मुस्लिम वुमेन, वो भी एक अलग टाइप का मूवमेंट था, लेकिन वो अलग सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ था, वुमेन की सीधे राइट से नहीं था। तो कई जगह वुमेन आई हैं, लेकिन जैसे मतलब जैसे आजादी के पहले हुआ था उस टाइप के जो है मूवमेंट कम हुए हैं आजादी के बाद। खास करके 70s और 80s में अब थोड़े बहुत उसके बाद से होने लगे हैं, और अब वुमेन की मूवमेंट कई तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ट्रेड यूनियन में, वुमेन कॉन्फ्रेंस बना करके, वुमेन कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, ये सब पे आ रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी मिल मजदूर औरतें अलग बन रही हैं, फैक्ट्रीज में अलग हो रही हैं, गवर्नमेंट में औरतें अपना अलग बनाती हैं ग्रुप और कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है या अपनी सुविधाओं के लिए लड़ती हैं। उसी के चलते जो है इनको पेड मैटरनिटी लीव मिला है, चाइल्ड केयर लीव मिली, और कई सारी फैसिलिटी वुमेन को मिले हैं, इसलिए क्योंकि वो चाइल्ड रिप्रोडक्टिव लेबर करती हैं घर में, तो वो समाज के लिए करती हैं, उनको ये सब फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो इसमें आप इग्नू वाला देख लीजिए, उसमें काफी कुछ मिलेगा, और भी आपने पढ़ा होगा। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट मैनर डज फेमिनिज्म कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये तो मैंने अभी इतने ही मिनट में आपको कई चीज बता दिया कि कैसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, घर में होता था, अब तो खैर काफी कुछ बदल रहा है, क्योंकि अब औरतें बाहर निकल के काम कर रही हैं, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो रही है सेक्सुअल। लेकिन अभी भी घर के अंदर घुसते ही वुमेन, चाहे एमडी भी कंपनी के क्यों ना हो, घर के अंदर घुसते ही उनको रसोई घर में जाना पड़ता है, कपड़े देखना पड़ता है, बच्चों को केयर करनी पड़ती है, अपने हस्बैंड और इन सबको खाना खिलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे वो 5 मेड के थ्रू ही क्यों ना करे। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर अभी भी है, और उसमें से वुमेन का जो वर्क है उसको कमतर माना जाता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उसी से पूरा घर जो है जिंदा रहता है, लेकिन फिर भी उस काम को ना तो कोई वैल्यू दी जाती है, ना उसके लिए कोई पैसा पे किया जाता है, और ना ही सरकार उसको ऑर्गेनाइज वर्क मानती है, और ना ही जीडीपी में उसको काउंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी इनविजिबिलिटी है, और जो काम इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, जो मेजर नहीं होता है, काउंट नहीं होता, उसकी वैल्यू क्या है। और उस काम को जब कोई करता है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, जिस वर्क का कोई वैल्यू नहीं है तो वर्कर का क्या वैल्यू होगा। तो यही इसमें आपको पूछा जा रहा है। दूसरा जो ओबी का पेपर है उसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑन वुमेन्स कंडीशन इन कॉलोनियल इंडिया। ये तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो आप राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक और सती प्रथा, बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह करवाना, और पर्दा प्रथा, और एजुकेशन से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टी राइट मिले, मैरिज में उसको हक मिले, ये सारी चीजों पे आप जो है कह सकते हैं। जिसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल वर्क विथ एग्जांपल। ये तो वही चीज है जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैन का वर्क जो है विजिबल होता है, वुमेन का इनविजिबल। इनविजिबल वर्क का मतलब ये है कि ना तो उसकी कोई मेजरमेंट होती है, ना वो काउंट होता है नेशनल इकोनॉमी में, और ना ही वो पेड होता है। तो एक तरह से क्या है, उस वर्क का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता है। जैसे कोई वुमेन को पूछे, कोई 50 साल की वुमेन है कि आप क्या करती हैं, तो बोलेगी मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो समझिए वो खुद भी मानती है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड करते हैं, वो बाहर जाते हैं काम करते हैं, जबकि वो ये
इंटरनलाइज कर लिया है वो 50 इयर्स की वुमेन ने कि मैंने जीवन भर जो बच्चे को पैदा किया, उसको पाला, कपड़े लत्ते, घर को मेंड किया, किचन में खाना बनाया, सारे घर की जिम्मेदारी हाउस होल्ड के लिए, वो कुछ भी नहीं है। तो यही इनविजिबिलिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक उसमें दो क्वेश्चन फिर हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग ऑफ स्टेटस वुमेन। ये तीसरी बार लगातार आपको पूछा गया है, तो इस बार भी आप जान लीजिए कि एक क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वुमेन के स्टेटस को इंडिया में बदल रहे हैं। तो इसको पढ़ लीजिए, जहां से भी पढ़ना है, कई जगह से आप पढ़ सकते हैं, और वो जो इग्नू मटेरियल मैंने दिया है उसमें बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द इनविजिबल वर्क ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये तो एग्जैक्टली वही जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें पूरे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। एक क्वेश्चन है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और स्टेटस ऑफ वुमेन कैसे उसे चेंज होता है, और दूसरा है कि कैसे वुमेन का वर्क इनविजिबल है, उससे मतलब वो कैसे निकलता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से, कि जो अच्छा अच्छा काम था वो मेल करेंगे, जो जो जिसको इनविजिबल, वैल्यूलेस और बेकार काम कहा जाता है, जो ड्रजरी कही जाती है, हाउस होल्ड कोरस कहा जाता है, थकाने वाला जॉब कहा जाता है घर में, वो वुमेन करेंगी। और करेंगे भी तो उनको ना उसके लिए कोई पूछेगा, ना कोई केयर करेगा, ना कोई शेयर करेगा, ना कोई उसको पैसे देगा, ना कोई उसके वैल्यू लगाएगा, और ना ही वो विजिबिलिटी होगी, ना सरकार उसको काउंट करेगी, ना फैमिली काउंट करेगी। तो ये इनविजिबिलिटी है। तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, इस साल भी यही दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऑफ कोर्स मैं डीएससी के लिए तो गाइड नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैंने कोर पेपर के लिए गाइड बनाई है सीपीपी और आईपीटी 1 पे, और सेमेस्टर थर्ड के लिए भी अभी जो है गाइड लगातार निकाल रहा हूँ। कोर पेपर पे 2 निकल चुके हैं, एक बाकी है। आपको पता है कि मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, यदि उससे अधिक मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये गाइड यदि आपको कोर पेपर की चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और कोई यदि इशू हो तो आप मेल कर सकते हैं इस पे, जिस पे मैं जवाब देता हूँ। वेबसाइट पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट पे मैंने सारे पीडीएफ नोट डाल दिए, और बहुत सारे और चीज़ें मैंने इस पे डाली हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल तो वन वे है, एक ब्रॉडकास्ट के लिए आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ट्विटर ट्विटर जो है वो टू वे है, इस पे मैं हर मैसेज को देखता हूँ और आपके जवाब देता हूँ। सो मुझसे जुड़िए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड सॉरी यदि ये हेल्प आपको कम लग रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और डीएससी पेपर को लेके कल फिर मिलेंगे आपसे। बाय।